ठीक है, पहला क्वेश्चन है एशिया कप 2023 क्रिकेट वाला, क्योंकि बेटा हॉकी का भी एशिया कप होता है तो पता होना चाहिए कि कौन से वाले के। हॉकी का तो हो गया, हम जीत गए। ठीक है, हॉकी वाला हमने जीता है, इंडिया नहीं। और ये वाला एशिया कप 2023 इस बार कहाँ आयोजित होगा? तो इस बार ये पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में होगा। कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे, कुछ मैच श्रीलंका में होंगे। और इसमें जो टीम पार्टिसिपेट कर रही है वो एशिया कप है क्रिकेट का, तो एशियन ही कंट्रीज होंगी। और ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज एशिया की क्रिकेट वाली हैं, सब नहीं है। तो इसमें मेन जो कंट्री है, सबसे पहले नंबर 1 पे अपना इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, और इस बार नेपाल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। वेरी फर्स्ट टाइम नेपाल इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये टीम और हाँ, वे हाउ कैन वी फॉरगेट बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, टोटल ये टीम इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं एशिया कप में, और ये पाकिस्तान में आयोजित होगा। और इंडिया को भी वहाँ पे जाके खेलना है, क्योंकि जब पुलवामा में अटैक हुआ था, पुलवामा पता है ना, 14 फरवरी 2019 पुलवामा में अटैक हुआ था, याद है? कश्मीर में पुलवामा में एक गाड़ी थी आरडीएक्स से फुल, और उस गाड़ी ने जो आर्मी का वो था, जीप या जो आर्मी जिसमें रहती है, इट्स अ काइंड ऑफ व्हीकल, जिसमें हमारे 44 के करीब जवान थे, और वो जवान उसमें शहीद हो गए थे। वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पुलवामा में। तो जब पुलवामा में जो ये अटैक हुआ था इनका, उसकी वजह से हमने पाकिस्तान से सारे सब जो थे वो बंद कर दिए। मैं डेट मुझे करेक्ट, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, हाँ था 14 फरवरी। तो उसके बाद पाकिस्तान से हमने अपने रिलेशन बंद कर दिए थे, मतलब हमारे यहाँ से। हाँ 19 ही है, 2019 मैंने बताया। तो बेसिकली क्या हुआ था, गाड़ी थी आरडीएक्स से फुल, और उसने आके जो आर्मी की जीप जो होती है बड़ी वाली, ठीक है, उसमें जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था। उसमें हमारे बहुत सारे अराउंड 44 के करीब हमारे सैनिक थे उसमें, और वो वहाँ शहीद हो गए थे उनकी वजह से। और सीधा पाकिस्तान का कराया हुआ था, इसलिए हमने वहाँ से सारे रिलेशन बंद कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया। जो मेन चीज थी, वहां का कोई एक्टर हमारे यहाँ आके काम नहीं कर सकता, ना हमारे यहाँ से कोई वहां जाएगा काम करने के लिए किसी भी पर्पस के लिए। खैर हमारे यहाँ तो किसी को जरूरत ही नहीं, वहीं के लोग यहाँ आते हैं काम की तलाश में। और वीजा बंद कर दिया वहां के लोगों के लिए, वीजा देना बंद कर दिया, वहां से कोई यहाँ नहीं आएगा। तो ये कुछ चीजें हुई थी, और इसी को देखते हुए कोई भी अगर ऑर्गेनाइज प्रोग्राम पाकिस्तान में हो रहा था ना, तो इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, और हमने मना कर दिया था कि जब तक ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाने वाले। बट एशिया कप इनके यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वी हैव टू गो। तो उसके लिए भी सेफ्टी मीजर्स सारे रखने हैं, खेलने के लिए जाना ऑब्वियस सी बात है, तो इस बार जा रहे हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है एशिया कप। ठीक है, अब एशिया कप की अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें कि इंडिया कितना परफॉर्म करता है, तो बेटा इंडिया सबसे ज्यादा एशिया कप जीत चुका है 5 बार। ठीक है, उसके उसके बाद श्रीलंका का नंबर है। ठीक है, 5 बार सबसे ज्यादा एशिया कप इंडिया ने ही जीता है, और अब भी उम्मीद है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। वी हैव विराट कोहली अब, और हमारे पास कुछ नए प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि शुभमन गिल एक नया नाम है, सूर्य कुमार यादव, और कुछ कुछ मतलब ऐसे नए प्लेयर्स आ गए हैं। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने आईपीएल में भी बहुत अच्छा किया है, और पिछले जो कुछ मैचेस हुए हैं उनमें भी। तो ये वनडे वो होगा मैच, एंड दिस इज पाकिस्तान श्रीलंका। और हाँ, इसमें प्रश्न नंबर 2 में है कि कौन सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, तो नेपाल इज अ बिल्कुल न्यू टीम, पहली बार नेपाल खेल रहा है वहां पे। इट्स अ काइंड ऑफ डेब्यू, नेपाल डेब्यू कर रहा है इनमें मैच में। ठीक है, वैसे अफगानिस्तान भी नई टीम है, अफगानिस्तान भी कुछ ही साल पहले आई है, नई टीम है क्रिकेट की ये भी, और ऐसे ही नेपाल इस साल डेब्यू कर रहा है। चाइना की है नहीं,
बट आई वंडर, चाइना इज अ बिग कंट्री और उनकी क्रिकेट की टीम नहीं है, होगी तो, बट शायद वो ना खेलते हो या क्वालिफाई ना कर पाते हो। हाँ, बट हाँ और चीजों में हो उनकी, बैडमिंटन में है, वेट लिफ्टिंग में है उनकी, बाकी सारे ओलंपिक के जो गेम्स और एथलेटिक्स में उनमें है उनकी टीम, पर इनकी इसमें नहीं है। और एक मुझे अमेरिका के लिए भी वंडर होता है कि अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है, यूएस की क्रिकेट की टीम क्यों नहीं है अभी तक। तो ये है। बाकी सीथा गली आर्ट के बारे में बात करते हैं। सीथा गली आर्ट अभी बहुत चर्चा में था, क्योंकि बेटा सीथा गली आर्ट जो है ये एक तरह का लोक नृत्य है, ये एक तरह की डांस फॉर्म है, लोक नृत्य। ठीक है, ये एक तरह का फोक डांस है, फोक डांस है, और ये फोक डांस हर कोई नहीं करता, ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी करती है। ठीक है, अब उस कम्युनिटी का मैं नाम बता रही हूँ, क्योंकि पता पता नहीं क्वेश्चन कैसे पूछ ले, हमें तो नहीं पता ना कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो हमें तो सभी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सीथा कली आर्ट, हाँ, तो कुछ कम्युनिटी होती है जैसे कि वेदा और पुलाया, वेदा और पुलाया ये दो कम्युनिटी होती हैं जो ओणम फेस्टिवल पर, अभी ओणम था 29 अगस्त को, ओणम जो होता है ये यहाँ का केरला का फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल है, केरला का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ओणम, और ओणम के उपलक्ष्य में ये नृत्य होता है, जब ओणम मनाते हैं ना तब ये लोक नृत्य होता है। इसमें वेरियस डांस फॉर्म होती है, और ये बेसिकली सिर्फ दो ही कम्युनिटी करती हैं, जो वेदा होती है और पुल्या होती है। सीथा कली आर्ट, जैसे कथक कली होता है, सेम ऐसे ही ये सीथा कली है। ठीक है, कथक कली वहाँ का स्टेट डांस है, फेमस डांस है वहाँ का, केरल का। ठीक है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कथक में और कथकली में, बट कथक जो है बेटा वो हमारा है, यूपी का फोक डांस है। कथक बेसिकली जो लखनऊ घराना है, ये कुछ कुछ घराने हैं, वो घराने परफॉर्म करते हैं। कथक बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक्सप्रेसिव होता है, और कथक कली में बिल्कुल एक कॉस्ट्यूम पहन के करते हैं। हाँ, एक कॉस्ट्यूम, पूरा पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम होता है, बट कथक कली को कोई कॉस्ट्यूम वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता, बट हाँ कथक कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी कॉस्ट्यूम में कर सकते हैं, बट इसके लिए पर्टिकुलर एक कॉस्ट्यूम रिक्वायर्ड होता है इसमें, कथक कली में। तो कथक कली केरला का है, और कथक हमारा यूपी का। ठीक है, अब नेक्स्ट है होलोग गिब्बन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के किस अनुसूची में है। हुलॉक गिब्बन पर अभी, अब से पहले भी एक न्यूज आई थी और अब भी एक न्यूज आई है कि असम में एक रेलवे लाइन है, अब उस रेलवे लाइन को क्रॉस करते समय जो हिलॉक गिब्बन है उनको प्रॉब्लम होती है। रेलवे लाइन है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो तो बेचारा एनिमल है, एनिमल को नहीं पता ना कि कब ट्रेन आ जा रही है, कब क्या हो रहा है, तो वो हिलॉक गिब्बन जो है उसके लिए उन्होंने फिर एक वो देखा है कि हम रेलवे लाइन पे से कुछ एक काइंड ऑफ ब्रिज बनाएंगे। फॉर इंस्टेंस कोई रेलवे लाइन ऐसे है, तो हम ऊपर से कोई ऐसी कैनोपी बना देंगे, मीन्स कि यहाँ पे कोई पेड़ होगा, यहाँ कोई पेड़ होगा, उस पे कोई वाइन चढ़ा दे और उस पे एक ऐसी कैनोपी बना दे जिससे कि हिलॉक गिब्बन यहाँ ना आए और वो ऊपर से ही दूसरी तरफ चला जाए। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीच में से वो जा रही है, रेल ट्रेन, जंगल है बीच में से ट्रेन जा रही है। हाँ, और उसकी वजह से क्या होता है, बेचारे जो एनिमल होते हैं उनकी जान चली जाती है ट्रेन एक्सीडेंट में। तो अभी इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी कि पहली बात तो हिलॉक गिब्बन बेटा, हमारे दो हिलॉक गिब्बन है, एक वेस्टर्न है और एक ईस्टर्न है। तो वेस्टर्न एंडेंजर्ड है, मतलब वेस्टर्न की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और ईस्टर्न वर्नरेबल है, इनकी पॉपुलेशन पहले से ही डिक्लाइन हो रही है। तो इनके कंजर्वेशन के लिए हिलॉक गिब्बन के लिए ये मीजर्स अपनाए जा रहे हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में है, और मैंने बताया था जो शेड्यूल 1 में होता है ना, उसका ना तो हंट कर सकते हैं, कोचिंग या हंटिंग कुछ नहीं कर सकते, ना उसे बेच सकते हैं, ना उसे कैसे भी किसी भी तरह से उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो भी एनिमल शेड्यूल 1 में आ जाता है। शेड्यूल 1 में है, इट मीन्स कि अगर उसका किसी ने शिकार किया तो उसको जेल भी होगी। ठीक है, जैसे कि तुमने सलमान खान वाले केस में देखा होगा, उसने काले हिरन का शिकार करा था, काला हिरन प्रोहिबिटेड था। ठीक है,
तो इसके लिए उसको देखो कितना केस लंबा चला था, और शायद आई डोंट नो कि अभी वर्डिक्ट थोड़ी आया उस पर, पता नहीं वर्डिक्ट आया नहीं आया उसका भी नहीं पता। बट क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है तो कोई शिकार नहीं कर सकता, चाहे वो फिर सलमान खान हो या कोई कहीं का मारा जाओ, ठीक है। जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो उसमें कोई सेलिब्रिटी या कुछ नहीं होता, और जो रॉन्ग किया है वो रॉन्ग किया है, और लॉ इज नॉट अबव द पीपल, मतलब सॉरी, पीपल्स आर नॉट अबव द लॉ, ठीक है। कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है, लॉ सबसे ऊपर है। तो यही चीज है। वाइल्ड लाइफ शेड्यूल, इसमें प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा वाला है, ये 1972 वाला, ये हमारा सबसे पहले बना था। और बेटा जो अर्थ समिट हुआ था उसके बाद ये सारे डेवलपमेंट हमारे हुए हैं एनवायरमेंट के, क्योंकि हमने बाहर भी ट्रीटी वगैरह साइन की है दूसरी कंट्री से, जैसे कि अर्थ समिट हो गया, या जो एनवायरमेंट में जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो सारी जो हमने साइन किया, उसके बाद फिर हमने अपने यहाँ भी ये किया कि ठीक है हम अपने यहाँ भी ये चीजें लागू करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये कौन सी सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, ये है होलंगा पार गिब्बन की सेंचुरी। यहाँ पे गिब्बन सेंचुरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेटा गिब्बन रहते हैं। अब गिब्बन है क्या, देखा है कभी गिब्बन? गिब्बन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ एप। एप होता है ना लंगूर, जो प्रजाति है, एप की प्रजाति तो पता ही है, वी ऑल आर एप, हम भी एप ही है, ठीक है। तो चिंपाजी और ये क्या बोलते हैं इसको, वो कौन है जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, गोरिल्ला, हाँ, गोरिल्ला, चिंपांजी, ये गिब्बन, और वो होता है एक और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो शेर, कुछ कुछ शेर के जैसा रहता है, उसका नाम कुछ ऐसे ही है, ओरेंगोटैन, ओरेंगोटैन, ठीक है। ओरेंगोटैन होता है, उसका तुमने देखा होगा, वो ऐसा रहता है एप लाइक के, उसके यहाँ पे शेर के जैसे बाल होते हैं, इट्स काइंड ऑफ ऐसा रहता है, उसे ओरेंगोटैन कहते हैं। तो ये सब एप की वो है प्रजाति, एप में से ही है। तो ये जो गिब्बन है ये सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट एप है ये बंदर से भी छोटा होता है ये वाला, ठीक है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए होलंगापार गिब्बन सेंचुरी जो असम में है, वहां पर ये प्रपोज किया है कि आप ऐसे ब्रिज बनाइए जिससे कि वो सीधे वहां चले जाए, उनको रेलवे लाइन पे आने का वो ही ना मिले, ऐसा कुछ बनाया जाए। और हो सकता है, फिर मासूमों की जान जाती है। तो ये याद रखना, होलंगापार गिब्बन सेंचुरी कहाँ है, असम में। और होलोग गिब्बन जो है आईयूसीएन में 2 स्टेटस है बेटा। अगर वो पूछे कि वेस्टर्न कौन से उसमें है कैटेगरी में, वेस्टर्न गिब्बन जो है तो वो एंडेंजर्ड है, और अगर ईस्टर्न गिब्बन की हम बात करें तो वो वर्नरेबल है। दोनों कैटेगरी याद रखनी है। चलो अब नेक्स्ट है अदिस अबाबा डिक्लेरेशन, हाल ही में चर्चा है, यह संबंधित है। तो अदिस अबाबा जो है, सबसे पहले तो अदिस अबाबा इज अ वेरी फेमस सिटी, और ये बहुत पुरानी सिटी है, एंड इट्स अ वेरी फेमस सिटी ऑफ इथियोपिया। तो अफ्रीका में अभी 19th अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन एनवायरमेंट, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस हुई है एनवायरमेंट में, और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है, अदिस अबाबा डिक्लेरेशन। और इस डिक्लेरेशन के तहत इसमें कुछ प्रोविजन है अभी, यस, हाँ। तो इसमें क्या है, नेशनल और रीजनल स्ट्रेटजीज एम्ड एट मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज। तो बेसिकली अफ्रीका इज, अफ्रीकन कंट्रीज आर वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन अफ्रीका इज रिच इन रिसोर्सेज, ठीक है। अफ्रीका रिसोर्स में रिच है, वहां पे क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं, गोल्ड माइंस हैं कोंगो में, ठीक है। कोंगो में गोल्ड माइंस है, कोंगो इज वेरी फेमस फॉर गोल्ड माइंस, ठीक है। आई थिंक 4th या 3rd जो प्लेस आता है गोल्ड माइनिंग में वो कोंगो का आता है, ठीक है। तो इट इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, लेकिन इसके जो प्रॉब्लम है इसके साथ में अफ्रीका के, दैट इज इट देयर क्लाइमेट। इनके क्लाइमेट की वजह से वहां पे क्या होता है, वहां पे बारिश नहीं होता है, बहुत कम बारिश होती है। उसकी वजह से जो साहेल रीजन मैंने बताया था, साहेल रीजन कम्प्लीटली डेजर्ट है। साहेल रीजन बताया था ना, वेस्टर्न अफ्रीका का सहारा डेजर्ट वाला अपर पार्ट जो है अफ्रीका का, वो है मतलब ड्रॉट प्रोन, और वहां पे डेजर्ट है, डेजर्ट में कुछ उगता नहीं है, ठीक है। अब वहां पे एक और प्रॉब्लम है, पहले ना अफ्रीका की इसकी बात करेंगे, अफ्रीका की, तो अफ्रीका पहले कॉलोनी था,
कॉलोनी जैसे कि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाया हुआ था, हमने फिर 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने अफ्रीका को कॉलोनी बनाया हुआ था, ठीक है। कॉलोनी मतलब कि अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उन पे इन्हीं का चल रहा था सब राज, जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है। जब ये इंडिपेंडेंस भी इनको मिल गई उसके बाद भी यूरोपियन ने इनका वो नहीं छोड़ा, क्या बोलते हैं कि एक तरह से एक्सट्रैक्शन करना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मिनरल्स है और वो मिनरल्स वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां से एक पैक्ट उन्होंने साइन किया कि आप हमें मिनरल दे दो, आप हमें आयरन और ये सब दे दो, हम उसके बदले आपको फूड और वाटर और बाकी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था अफ्रीका में। तो उस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से बेटा वहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत आ रहे हैं। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर मैं बात बताऊं तो साहेल रीजन में यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती, बट यहाँ पे अगर तुम छोटा सा देखना चाहो अफ्रीका का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये अफ्रीका का ऊपर वाला पार्ट है, ये अरब हो जाता है और ये रेड सी हो जाता है। तो ये है, तो ये जो बेसिकली ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है यहाँ पे सहारा डेजर्ट है। अफ्रीका का अपर पार्ट जो है और वेस्टर्न पार्ट जो है ये सहारा डेजर्ट है। और यहीं पर बेटा यहीं कहीं इथोपिया भी है, इसी साइड में इथोपिया है, इस पे टिप पे। तो इस रीजन को साहेल रीजन भी कहते हैं, साहेल रीजन। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इस पे क्या पड़ रहा है बेटा, ये सहारा डेजर्ट जो पहले सिर्फ इतने एरिया में था ये अब धीरे धीरे इन कंट्रीज में भी फैल रहा है। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है, मैंने बताया था नाइजर, माली और ये एक और नाम याद आ रहा था, नाइजर, माली, नाइजीरिया, सूडान, यहाँ पर ही है। सूडान, नाइजर, माली, नाइजीरिया, ये कुछ कंट्रीज जो हैं इसी साहेल रीजन में है। और हाँ शेड, CHAD, शेड, शेड भी इधर ही है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेजर्ट इंक्रीज हो रहा है। डेजर्ट मतलब क्या कि वहां भी डेजर्ट हो गया है। डेजर्ट मतलब वहां की मिट्टी रेत में कन्वर्ट हो चुकी है और वहां पर अब नहीं हो रही बारिश। बारिश तो होती नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कम होती है और कम भी होती है और कुछ भी वहां उग नहीं रहा, एग्रीकल्चर वहां पॉसिबल नहीं है, वहां वही उग सकता है जो डेजर्ट में उगता होगा, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने अभी 19th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट पे ये एडिस अबाबा डिक्लेरेशन इथोपिया में साइन हुआ है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था व्हाट आर द क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं बेटा वे मिनरल्स होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल होते हैं और वो अबंडेंस में नहीं होते। ये अबंडेंस में नहीं है, अबंडेंस मतलब बहुत मात्रा में नहीं है। और इसमें आ जाते हैं बेटा लिथियम और यूरेनियम, थोरियम और टेंटेलम, टाइटेनियम, ये बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो कि जो इंडस्ट्रीज हैं इलेक्ट्रॉनिक वाली उसमें काम आते हैं। बट इनका जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि माइनिंग करेंगे तो बेटा चट्टाने तोड़ी जाएंगी, चट्टाने तोड़ी जाएंगी तो क्या होगा, फिर वहां पे लैंडस्लाइड आएंगे, वहां पे बाकी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये सारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उन्होंने क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस 19th अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट साइन की है एडिस अबाबा में, ठीक है। सो दैट के इन मिनरल के एक्सप्लॉइटेशन की वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा ना पड़े, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज है, मैप के थ्रू भी याद रखना कौन सा रीजन अफ्रीका का सबसे ज्यादा प्रोन है, ठीक है। जो वेस्टर्न पार्ट है इसका सहारा डेजर्ट और साहेल रीजन बेसिकली। चलो अब नवमित्र डिवाइस हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो नवमित्र जैसे नाम से पता चल रहा है नवमित्र, ये अभी हमारे इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है दैट इज इन अहमदाबाद, यहाँ के जो साइंटिस्ट है जो रिसर्चर्स है उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है नवमित्र। अब ये जो नवमित्र है ये किसका मित्र है, फार्मर्स का। इस डिवाइस को यूज करके फार्मर्स को ये पता चल जाएगा कि क्लाइमेट कैसा हो रहा है, कैसा मौसम है, क्या साइक्लोन आने की प्रोबेबिलिटी है या फिर कब बारिश होगी कब नहीं होगी, वो सारी जो चीजें हैं वो ये डिवाइस बताएगा। और ये डिवाइस किससे कनेक्टेड रहेगा, ये डिवाइस रहेगा सैटेलाइट से कनेक्ट, ठीक है।
ये सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा और ये उसको बताएगा कि कैसे कैसे मौसम हो रहा है और किस हिसाब से उनको वो करना है, सेफ्टी मेजर्स। अब बेसिकली ये कौन से फार्मर्स के लिए बेटा? ये बेसिकली कौन से फार्मर्स के लिए है? ये जो कोस्टल एरियाज पर फार्मर है, जो मेनली फिशिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए है, या कह सकते हो फिशरमैन। कोस्टल एरिया में जो फिशिंग करते हैं वो और फार्मर्स, ठीक है। अब फिशरमैन के लिए सबसे ज्यादा ऐसे डिवाइस होना जरूरी, उनके पास होना जरूरी है। इससे पहले कि उनको मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, आईएमडी है जो है, उससे उनको वो मिले वार्निंग, उससे अच्छा उनको पहले ही ना पता चल जाए कि ये चीज होने वाली है। जैसे कि अभी वही साइक्लोन आया था बिपार जो है गुजरात कोस्ट पे हाल ही में, तो साइक्लोन बिपार जो है अब तक का अरेबियन सी का सबसे डिवास्टेटिंग साइक्लोन था, लेकिन हमारे यहाँ पे 0% कैजुअलिटी थी, कोई किसी को मान हानि, वो किसी को मतलब जान की हानि नहीं हुई, मतलब कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई। तो हमारा जो वार्निंग सिस्टम है ये इतना अच्छा था कि हमने पहले ही उस चीज को रोक लिया। वहां जो फिशरमैन थे उनको पहले ही बुला लिया कि भाई साइक्लोन अब आने ही वाला है, 1-2 दिन में आप लोग वापस आ जाओ। फिशरमैन रहते ही हैं बोट पे, समुद्र में रहते हैं वो, तो उनको बुला लिया था वापस और कोस्टल एरिया खाली करवा दिया था कि आप यहाँ से सेफ जगह पे चलो, साइक्लोन आने वाला है और पता नहीं कब तक रहेगा। फिर बिपार जो है ना हिट किया तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉपर्टी लॉस तो होता ही है हर किसी को, लेकिन हाँ एटलीस्ट ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई। तो सेम ऐसे ही नवमित्र क्या करेगा, सीधे फिशरमैन के पास ये डिवाइस रहेंगे, फिशरमैन को ही वो बता देगा कि अभी इतना मौसम है, साइक्लोन आने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं, और क्या क्या सिनेरियोज हैं वो सारे बता देगा। तो फिशरमैन को पहले ही हेल्प मिल जाएगी और वो पहले ही वहां से हट जाएंगे, ठीक है। तो किसने बनाया? इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन अहमदाबाद ने नवमित्र नाम से एक डिवाइस बना है, सैटेलाइट के थ्रू ये चलेगा। वो सारे सैटेलाइट है हमारे अर्थ के उसमें ऑर्बिट में, और वो बता देंगे कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन है मौसम विभाग से रिलेटेड। हाल ही में हरिकेन इडेलिया कहाँ पर आया है? अब ये बहुत खतरनाक सा हरिकेन आया है इन फ्लोरिडा, ठीक है, हरिकेन इडेलिया। तो इस ये जो टाइम होता है इसी टाइम वहां पर पैसिफिक ओशन में भी साइक्लोन्स आ रहे हैं। और ये जो फ्लोरिडा जो है, तुम्हें कंट्री पता होना चाहिए कि अगर हम यूएस की बात करें तो ये यहाँ है फ्लोरिडा, ठीक है। और ये आया है इस एरिया में, यानी कि अटलांटिक, यहाँ पे ओशन है अटलांटिक ओशन। तो ये अटलांटिक में आया है फ्लोरिडा में, और इसका नाम है हरिकेन इडेलिया, ठीक है। हाल ही में भारत ने किसके साथ शिप बिल्डिंग में समझौता साइन किया है? तो केनिया के साथ किया है। केनिया भी देखो अफ्रीका की ही कंट्री है, और केनिया इज समवेयर हियर, यहाँ पे अफ्रीका में एक कंट्री है केनिया। तो केनिया और भारत ने मिलके एक एमओयू साइन किया है शिप्स के डिजाइन को लेकर, ठीक है। शिप्स के डिजाइन को लेकर हमारे यहाँ पे बेटा शिप बिल्डिंग एंशियंट टाइम से ही बहुत अच्छी है। अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें तो चोल एम्पायर के टाइम पर हमारे पास सबसे कह सकते हैं कि यूरोपियंस के पास भी इतनी अच्छी नेवी नहीं थी जितनी हमारे पास चोल के एम्पायर में थी, चोलास के एम्पायर में। और हमारे शिप्स ऐसे बनते थे स्टिचिंग करके कि हमारे शिप ब्रेकेबल भी नहीं होते थे, इजीली ब्रेक भी नहीं होते थे, ठीक है। तो जो चोल एम्पायर के टाइम पे ही हमारे यहाँ पे जो नेवी थी वो बहुत सुपर्ब थी शुरू से ही। तो हमारे यहाँ पे शिप बिल्डिंग स्टार्टिंग से ही होता आया है। तो यही केनिया ने हमारे साथ एक समझौता साइन किया है। अभी भी हमारे यहाँ पे शिप्स वगैरह बहुत अच्छे से डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो केनिया ने साइन किया है, और इसमें एक और चीज भी थी, केनिया इज हाँ, ठीक है। क्योंकि बेटा इंडियन ओशन में इसकी जो वो है कोस्ट लाइन केनिया की, वो इस साइड है, और इस साइड कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए इन्होंने इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है, मतलब हम इनकी हेल्प करेंगे टू मेक और डिजाइन शिप्स, ठीक है।
अगर भारत की बात करें, भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह या पोर्ट है, तो ये भी इसी से कनेक्टेड है कि भारत में मेजर बेटा 12 पोर्ट है। 12 पोर्ट में जैसे कि तुमने विशाखापट्टनम का सुना होगा, या ये है जवाहरलाल नेहरू एक, जब जेएलएन है, जेएलएन एक पोर्ट है, हल्दिया है, कांडला है गुजरात में, ठीक है, और तूतीकोरिन है। ये कुछ कुछ पोर्ट हैं जो कि चेन्नई है, चेन्नई जो है, ये जो पोर्ट है ये मेजर है। हल्दिया, कांडला, ये जेएलएन, और इसमें एक और था नेवा शेवा, मुंबई के आसपास है नेवा शेवा। और ये जो पोर्ट्स हैं मेजर हैं हमारे यहाँ पे, मेजर 12 पोर्ट हैं, और 12 पोर्ट के नाम भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। हाँ, कोची है, विशाखापट्टनम है, पोर्ट ट्रस्ट है, कोलकाता, कोची, चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू, हाँ उसका नाम वही है जेएलएन का, तूतीकोरिन, एन्नोर, और पोर्ट ब्लेयर, मंगलोर, कन्नौर। मतलब तुम देखो कि हमारी जो कोस्ट लाइन है, बेसिकली हमारी कोस्ट लाइन इतनी है 7,500 किलोमीटर। हमारी कंट्री 16th मेजर लार्जेस्ट जो मैरीटाइम है कंट्री वो है 16, मतलब 16वीं ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है। हमारे पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है और उसके हिसाब से हम 16वें स्थान पर है वर्ल्ड में मैरीटाइम कंट्री पे। मैरीटाइम मतलब जिनके पास ओशन का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे मेजर 12 पोर्ट है और 200 बेटा छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, ये काउंट नहीं होते, बस 200 है छोटे छोटे पोर्ट, और मेजर जो हमारे पोर्ट है 12। अब पोर्ट का काम क्या होता है, पोर्ट बनाया क्यों जाता है पता है? पहले जो ट्रेड होता था वो पोर्ट से होता था। पहले क्या अभी भी होता है, मान लो तुम्हें बहुत चीजें बहुत बल्क में भेजनी है, कई टन्स भेजना है, तो कई टन्स वो सड़क से या रेल से तो तुम करोगे नहीं, रेल से करोगे, सड़क से करोगे तो तुम्हें उतनी ही कॉस्ट देनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा कॉस्ट जाती है रोड और ट्रेन से, ट्रेन तो फिर भी चीपेस्ट है, रोड सबसे ज्यादा चीपेस्ट है। और वो चीज तुम सोचो कि फ्लाइट से भेजो, तो बेटा फ्लाइट भी कॉस्टली है, फ्लाइट से भी आप नहीं भेज सकते हो, सेफ्टी नहीं है फ्लाइट में। तो सबसे चीपेस्ट जो माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन का वे, वो पानी माना जाता है, यानी कि विया ओशन, विया रिवर्स आप अच्छे से कर सकते हैं मूव एक किसी भी गुड को। तो पोर्ट की जो वैल्यूएबिलिटी है हमारे लिए वो ये है कि अगर हमें किसी कंट्री को कुछ चीजें भेजनी है, वहां से कुछ चीजें मंगानी है, तो वो पोर्ट पर आती है, ठीक है, शिप्स में आती है, और शिप बहुत सारे कितने भी टन का हो कोई भी सामान वो हमारे यहाँ लेकर आ जाता है। तो ये चीज है, पोर्ट हमारे ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, और जिस भी कंट्री के पास सबसे ज्यादा पोर्ट है वो कंट्री अच्छे से फ्लोरिश कर जाती है। जैसे यूरोपियन में बहुत सारे पोर्ट हैं यूरोप्स में, या हम इसकी बात करें यूएस की, तो यूएस की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, दोनों तरफ है, ईस्ट और वेस्ट में। तो ये चीजें याद रखने वाली है कि 12 मेजर पोर्ट है और 200 नॉन मेजर, ठीक है। तो दिस इज डन। याद रखना कि एशिया कप कहाँ होना है इस बार, भारत और श्रीलंका में। और जब हम कहते हैं कि भारत, सॉरी, पाकिस्तान और श्रीलंका में, और इसका मतलब क्या है कि कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे, कुछ श्रीलंका में, ठीक है। पहली बार नेपाल पार्टिसिपेट करना है, याद रखना, क्वेश्चन आराम से बनेगा और आएंगे भी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, आने वाले एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन लगे हुए मिलेंगे तुमको। करंट में तो 100% स्पोर्ट में से इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, स्पोर्ट में नीरज चोपड़ा पे क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है, कौन सा जीता। हालांकि वो घुमा फिरा के पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर, ठीक है। चंद्रयान पे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ये कुछ कुछ जो बर्निंग टॉपिक है तुम लोगों को याद रखने हैं, और तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ये चर्चा में है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पेपर में ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको एक बार नजर लगा के देख लेना कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और हम देखो दिन भर में बहुत सारी न्यूज आती है, लेकिन हम सिलेक्ट करके सिर्फ इतना ही क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है और एग्जाम का पैटर्न देख के हमें ये चीजें अंदाजा लग जाती है कि यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो 100 न्यूज आती हैं, है ना, जो जरूरी है वही हमें करना है।